ने तैनात कर रखी थी। यहाँ पे इंडिया था अग्रेसिव और यहाँ इस साइड था और डिफेंसिव था कि अटैक हो तो संभाल। इसकी 7th फ्लीट बड़ी खतरनाक थी और इसकी ईगल भी खतरनाक थी। तो इंडिया ने रशिया से बात की। रशिया के पास थी 40 फ्लीट। के दौरान साफ साफ कहते हैं कि उर्दू के अलावा कोई सी भी अदर स्टेट लेंगे। इंडो पाक वॉर 1971 इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, ये क्यों हुआ था, इसका रीज़न क्यों था। देखो, एक तो होता है मेन रीज़न और कुछ होते हैं छोटे मोटे रीज़न। इसके बारे में जानेंगे हम। पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बात है 1947 की, जब इंडिया आज़ाद हुआ था। तो पार्टीशन भी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तब ये पूरा जो हिस्सा था वो था बंगाल। जो ईस्ट वाला हिस्सा था वो मिलना चाहता था पाकिस्तान में और जो वेस्ट वाला हिस्सा था वो इंडिया में मिल गया। अब ईस्ट वाला हिस्सा पाकिस्तान में क्यों मिला, इसका रीज़न क्या था। देखो, इसका रीज़न था कि उस टाइम ईस्ट बंगाल वालों का कहना था कि हमें जो इंडिपेंडेंसी है और जो इकोनॉमिक हमारा डेवलपमेंट है वो इस्लामिक कंट्री में ज़्यादा होगा इंडिया के मुकाबले। तो इसलिए ईस्ट बंगाल जो था वो मिल गया पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान अपने एक वेस्ट साइड में आ गया, एक ईस्ट साइड में आ गया। तो यहाँ पे जो लोग थे वो थे बंगाली। अब वो जानते थे खाली बंगाली लैंग्वेज, कोई और लैंग्वेज नहीं जानते थे। तो इन्होंने डिमांड रखी कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बंगाली बनानी चाहिए स्टेट लैंग्वेज, और बाकी ये तुम्हारी वाले उर्दू रहे। तो मोहम्मद अली जिन्ना 1947-48 के मिड में यहाँ पे जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान में और एक स्पीच के दौरान साफ साफ कहते हैं कि उर्दू के अलावा कोई सी भी अदर स्टेट लैंग्वेज नहीं होगी पाकिस्तान की। जिस बात का इनको बुरा लगता है ईस्ट पाकिस्तान वालों को और ये प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो यहाँ से पाकिस्तान अपनी सेना भेज देता है। तो धीरे धीरे करके 1966 में आके इनको स्टेट लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता है, किसको, बंगाली को। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि जैसे पाकिस्तान में बजट आता है तो उसका 70% हिस्सा है वो वेस्ट पाकिस्तान में यूज़ आता है डेवलपमेंट में, और जो कि ईस्ट पाकिस्तान में उसको खाली 30% हिस्सा मिलता है। तो इसके कारण क्या होता है, इनको बुरा लगता है, इनका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। इनकी खाली ग्रोथ होती है एनुअल 2.2% और जबकि वेस्ट वाला पाकिस्तान की होती है 4.6%। तो ये डेवलप ही नहीं हो पा रहे थे। तो इन्होंने और प्रदर्शन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट, और ये कहने लगे हमारी खुद की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इसके कारण इन्होंने क्या किया, एक चुनाव हुए। तो इनकी यहाँ थी आवामी लीग पार्टी, जिसके जो नेता थे वो थे मुजीबुर रहमान। तो 1970 में इलेक्शन हुए, उसका रिजल्ट आया, इनको बहुमत मिली मुजीबुर रहमान को। लेकिन उनको पीएम नहीं बनाया गया क्योंकि उनको पता था अगर उनको पीएम बना दिया गया तो ये सारा कंट्रोल आ जाएगा मुजीबुर रहमान के। और मुजीबुर रहमान खुद चाहता था कि ईस्ट वाला जो पाकिस्तान है अलग स्टेट बने। तो इसके कारण उन्होंने इनको पीएम नहीं बनाया और प्रोटेस्ट होने लगे। प्रोटेस्ट हुए तो उन्होंने मुजीबुर रहमान को वेस्ट पाकिस्तान में जाके अरेस्ट करके और उनको बंद कर दिया जेल में, जिससे प्रोटेस्ट बढ़ने लगता है। तो धीरे धीरे 1970 तक आते आते यहाँ पे एक मुक्ति वाहिनी सेना बनाई गई, जो कि मतलब एक्टिवेट की गई कि पाकिस्तान जो अत्याचार कर रहा है उसके अगेंस्ट। इस बीच में जो पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में जाके 3 मिलियन लोगों की हत्या की, 3 मिलियन मर्डर किए, जिसको हमको बुरा लगा। तो कुछ लोग यहाँ से जाके इंडिया में जाने लगे, वहाँ सेटल होने लगे। तो इंडिया को जैसे पता लगा इनके बारे में, तो उस टाइम पीएम थे अपनी इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, इनको कहा, वहाँ पे अपने उस टाइम थे आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को कहा कि अब हमको युद्ध करना चाहिए और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। तो सैम मानेकशॉ ने कहा, ये बात हुई थी कि अप्रैल के मिड आसपास। तो अप्रैल में सैम मानेकशॉ ने कहा कि हम अभी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी युद्ध करेंगे तो चीन पाकिस्तान का दोस्त है और वो भी हम पे अटैक कर सकता है। तो अपन दिसंबर में युद्ध करेंगे। चीन है इस एरिया में और यहाँ पे अपनी है हिमालयन रेंज, ये है चीन। तो हिमालयन रेंज दिसंबर में पूरी बर्फ से ढक जाएगी और चीन का अटैक का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इतनी बात हुई थी।
कि दिसंबर तक वेट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया कि यहाँ पे जो मुक्ति वाहिनी है उसको हम ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने से क्या होगा, वो भी हमको हेल्प करेगी दिसंबर में युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये इनको ट्रेनिंग देते गए। अब दिसंबर आ गया, युद्ध का समय आ गया। अब युद्ध में क्या होता है, पाकिस्तान 3 दिसंबर 1971 को यहाँ से एयर स्ट्राइक करता है और यहाँ से इसके कुछ विमान निकलते हैं लड़ाकू और यहाँ पे 15-16 जगह पे अटैक कर देते हैं, जिसमें पठानकोट था, कश्मीर था, लखनऊ था, इन हवाई अड्डों पे अटैक करता है। अब इसका फ़ायदा इंडिया को ही मिला, क्योंकि इंडिया ने खुद ने प्लानिंग बना रखी थी कि हम अटैक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी और दिसंबर पे खुद ही अटैक कर दिया। अब इंडिया के है ना, मतलब एक तो यहाँ बॉर्डर लगता है लोंगेवाला में पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी कुलदीप सिंह की और यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी हनुक सिंह की। और इधर थी जगत सिंह की ड्यूटी लगी हुई। लेकिन जो इस एरिया का हेड था वो थे जगजीत सिंह अरोड़ा। अब जो मेन जो वॉर का एपी सेंटर था ना, वो था ये वाला हिस्सा। तो इंडिया यहाँ पे क्या, अपनी जो सेना थी ना, यहाँ पे ज्यादातर कुछ ने तैनात कर रखी थी। यहाँ पे इंडिया था अग्रेसिव और यहाँ इस साइड था वो डिफेंसिव, ताकि अटैक हो तो संभाल सके। लेकिन उसके बाद इतनी यहाँ सेना नहीं थी कि यहाँ से वो युद्ध कर सके, क्योंकि उसने अपनी सेना यहाँ उतार रखी थी, क्योंकि उसको पता था युद्ध यहाँ होने वाला है। यहाँ लोंगेवाला में कुलदीप सिंह के पास थे मात्र 120 सैनिक, और पाकिस्तान को इस बात का पता पड़ गया और वो 4 तारीख को यहाँ पे अटैक कर देते हैं। तो पाकिस्तान के 3000 सैनिक आए थे यहाँ से लड़ने के लिए, और कुलदीप सिंह के पास है ओनली 120 सैनिक। तो इंदिरा गांधी फोन कर दी कुलदीप सिंह जी को कि वो पाकिस्तान की 3000 की सेना आप अटैक करने वाली है, आप पीछे हट जाओ। लेकिन कुलदीप सिंह मना करते हैं कि मैं नहीं हटूंगा। तो कुलदीप सिंह के पास थी 120 सेना, तो उन्होंने कहा कि मैं इसी सेना से उनसे युद्ध लड़ूंगा। और वो रात के टाइम अटैक कर रहे थे, उस टाइम एयरपोर्ट भी नहीं काम कर सकती थी अपनी, तो इसलिए कुलदीप सिंह ने दिमाग लगाया। उनके पास थी मात्र 3 माइंस। अब माइंस क्या होती है, माइंस होती है टैंक होता है, और उसके ऊपर टैंक चढ़ जाए तो टैंक ब्लास्ट हो जाता है। अब टैंक को कोई छोटी गाड़ी हो कुछ भी चढ़े ब्लास्ट हो जाता है। कुलदीप सिंह के पास थी ओनली 3 माइंस, तो उन्होंने यहाँ पे 3 माइंस बिछा दी और उसके साइड में छोटे छोटे बॉक्स रख दिए, ताकि पाकिस्तान वालों को पता नहीं पड़े कि ये माइंस है बॉक्स है। और 3 माइंस ऐसी लगाई कि सबसे पहले टैंक जहाँ पे आएंगे और सबसे पहले 3 टैंक फटेंगे। तो तीनों टैंक आए स्टार्टिंग फटे, तो पाकिस्तान वालों को पता पड़ी कि यहाँ माइंस बिछी हुई है। तो आधा टाइम तो उनका माइंस निकालने में निकल गया। फिर थोड़े टाइम बाद कुलदीप सिंह ने बहुत मेहनत करके अपना दिमाग लगा के यहाँ पे इनको रोक लिया और कई लेवल तक उनको हरा भी दिया था। जैसे ही सुबह भी इंडियन एयरपोर्ट देखते भी उन्होंने हमला कर दिया, यहाँ से पाकिस्तान हार गया। अब बात आती है यहाँ पंजाब कश्मीर वाले बॉर्डर की। यहाँ पे ड्यूटी लगी थी हनुक सिंह की। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने पूरी माइंस बिछा रखी थी, तो पाकिस्तान यहाँ से अटैक करने के लिए आया, और लेकिन इंडिया के जो सैनिक थे उन्होंने उनको खदेड़ दिया, वापस पीछे ले गए। तो हनुक सिंह थोड़ा क्या स्पिरिचुअल आदमी था, आध्यात्मिक, तो उसने ऑर्डर किया कि माइंस के ऊपर टैंक चला दो अपने। तो टैंक चला दी उन्होंने माइंस के ऊपर, और अच्छी बात तो ये रही कि एक भी माइंस नहीं फटी, सारे टैंक चल गए। इन्होंने यहाँ पे भी कुछ एरिया कैप्चर कर लिया, और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आता है छाछरो, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अब बात आती है इस वाले बॉर्डर की, यहाँ पे ड्यूटी लगी थी जगत सिंह की, और इनके हेड थे जगजीत सिंह अरोड़ा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक मेघना नदी है, मेघना नदी क्रॉस कर दी तुम बांग्लादेश पहुंच जाओगे। तो उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह जी ने इनको, जगत सिंह जी को, कि आप यहाँ पे पहुंचो 8 और 10 बजे तक आपको पहुंचना है। फिर जब आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा आपको नदी पार करके बांग्लादेश पहुंचना है। तो ये 10 बजे से पहले 2 घंटे पहले, मतलब 8 बजे यहाँ पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद इनकी सेना पूछती है आगे क्या करना है, तो ये 8 बजे ही बांग्लादेश मेघना नदी क्रॉस करके बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये पहुंचे तो उन्होंने अपना वहाँ झंडा फहरा दिया। तो आगे उन्होंने फ़ोन किया अपने हेड को कि हम यहाँ पहुँच गए हैं,
तो इनको पता पड़ा, यहाँ पे पहुंच गए। तो जगजीत सिंह जी ने मना किया कि तुम क्यों गए और तुम वापस आओ। तो जगत सिंह जी ने मना किया, हम वापस नहीं आएंगे, जिस बात पर उनको बुरा लगा। लेकिन ये यहाँ पे जीत चुके थे। अब ये सेना से भी हार गए, एयरफोर्स से भी हार गए, बाकी बची नेवी। तो नेवी में पाकिस्तान के पास था PNS गाजी, और यहाँ पे इसके पास था INS विक्रांत। अब ये PNS गाजी था ना, थोड़ा ज़्यादा अटैकिंग था INS विक्रांत के मुकाबले, तो ये यहाँ से निकलता है अटैक करने के लिए। अब इंडिया के पास एक और जहाज था INS राजपूत। तो इंडिया वालों ने दिमाग लगाया कि पहले हम इसको मार के देखते हैं, अगर सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर इन दोनों को भिड़वाएंगे। तो INS राजपूत था, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ गई थी, उसका इंजन खराब हो गया था, और ये था विशाखापट्टनम के तट पे। तो ये इसका इंजन खराब हो गया था, इसको बनने में थोड़ा समय लगता, जो कि अपने पास इतना था नहीं समय। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना PNS गाजी को यहाँ पे बुला लिया जाए। तो अब इन्होंने सोचा PNS गाजी ऐसा तो आएगा नहीं, हम बुलाएंगे यहाँ पे। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, उन्होंने अफवाह फैला दी कि यहाँ से सब मछुआरों को भगा दिया कि INS विक्रांत आ रहा है और यहाँ कुछ दिन के लिए रुकेगा वो, और आप थोड़ी तैयारी रखना। जबकि यहाँ पे था कौन, INS राजपूत। तो पाकिस्तान जासूस जो इंडिया में थे उनको पता पड़ा, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। तो उन्होंने PNS गाजी को यहाँ पे भेज के अंदर ही अंदर इस पर अटैक करने के लिए बोला। उनको लगा यहाँ INS विक्रांत है, लेकिन INS राजपूत ने, जिसका इंजन खराब था, अपने लिए वेस्ट में जा चुका था, उसने अपनी इतनी हेल्प की, PNS गाजी को उड़ा दिया। अब पाकिस्तान को उसका पता पड़ा कि हम नेवी में से भी हार गए, एयरफोर्स से भी हार गए, थल सेना से भी हार गए। तो उन्होंने इसका जो मेन जो दोस्त था उसमें था USA। उसने USA से अपील की कि हमारी कुछ मदद करो। तो USA ने अपना मुद्दा उठाया UN में कि भाई इंडिया इस पर अटैक कर रहा है और ऐसे ऐसे कर रहा है, और प्रपोजल लेके आए कि इंडिया को युद्ध से पीछे हटना चाहिए। तो UN में 5 कंट्रियाँ होती है, 5 कंट्री में से एक रूस कंट्री भी है जो परमानेंट मेंबर है उसकी। तो इंडिया की वो दोस्त थी, तो UN में वीटो लगा दिए रूस ने। UN पीछे, उसमें US से पीछे हट गया। फिर दोबारा उसने वीटो लगाया, दोबारा US ने प्रपोजल रखा कि इंडिया को पीछे हटना चाहिए। रूस ने वापस वीटो लगाया और इंडिया को बचाया। अब फाइनली क्या होना था, USA को लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ ही हमारी भी हार हो रही है। तो USA के पास है एक 7th फ्लीट, और यहाँ पे थे UK यहाँ पे UK ने अपनी भेज दी ईगल फ्लीट। इन्होंने अपनी दोनों ये फ्लीट निकाली और यहाँ पे इंडिया के पास भेज दिया अटैक करने के लिए। तो इंडिया को जैसे पता पड़ा इन दोनों की, यार इसकी 7th फ्लीट बड़ी खतरनाक थी और इसकी ईगल भी खतरनाक थी, तो इंडिया ने रशिया से बात की। रशिया के पास थी 40 फ्लीट। तो रशिया की फ्लीट यहाँ से होते होते यहाँ तक आई, पानी के अंदर थी, सबमरीन्स होती थी ये। तो पानी के अंदर थी, जैसे ही पहली बार इसने पानी के ऊपर लाया ताकि सैटेलाइट से USA और UK इसको देख सकें कि कितनी पावरफुल है 40 फ्लीट। तो इसने खाली ऊपर लेके आया USA और UK ने जैसे ही देखा सैटेलाइट से कि इसकी इतनी पावरफुल है, ईगल फ्लीट तो वापस अपने रास्ते निकल गई। तो 7th फ्लीट सोची मैं अकेले आके क्या करूँगी, ये भी मुड़ गई। तो यहाँ से इसने उन्हें हार मान ली। पाकिस्तान को लास्ट में वार्निंग दी गई कि तुम जितने भी तुम्हारे सैनिक हैं तुम सरेंडर कर लो, नहीं तो हम और भी खतरनाक तरीके से युद्ध करेंगे। क्या मतलब। तो पाकिस्तान को मात्र 30 मिनट का टाइम दिया गया, और पाकिस्तान में यहाँ थे नियाजी, उन्होंने मात्र 30 मिनट में उस पर साइन कर दिया। और वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ है किसी 2 नेशन के बीच में युद्ध हुआ और 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। ये पहली बार हुआ था ऐसा, 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, जिसकी फोटो हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ, फिर इन्होंने सरेंडर किया और इंडिया अपने युद्ध में जीत गया।